अब इसके अंदर अपन ने देखो पिछली क्लास की अगर अपन बात करें तो हमने इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया था। इम्प्लांटेशन के साथ साथ में मैंने आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बताई थी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपको मैंने सिखाई थी कि चार होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये जैसे हमने एक फोटो बनाई थी जिसमें सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, कोरियोन होती है। उसके बाद में एमनियोन होती है। देन उसके बाद में हमने ये पढ़ा था एलेंटोइस और यूगसैक अपन ने पढ़ा था, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने ये पढ़ी थी कि यूगसैक जो होता है जिसमें सबसे पहली बार आरबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इससे ये क्या करता है, सबसे फर्स्ट आरबीसी एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक बार क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि लेकिन उसमें ऑप्शन के अंदर यूगसैक नहीं था, लीवर था। लीवर भी क्या करता है, बोलते हैं कि जैसे ही अपने पास लीवर का फॉर्मेशन होता है वो हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर बात करते हैं, हम प्लेसेंटा बना चुके थे, प्लेसेंटा की अपन ने बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा से, तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर प्लेसेंटा। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे प्लेसेंटा। अब देखो प्लेसेंटा होता क्या चीज है। प्लेसेंटा बेसिकली क्या है कि जो एक तरीके का फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है। फिजियोलॉजिकल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जो फीटस है और जो मदर है उसके बीच में एक तरीके का कनेक्शन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, बच्चे की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, आपके रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि जो प्लेसेंटा जो होती है वो क्या होता है, एक तरीके का फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है। फिजियोलॉजिकल कनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा का नाम देते हैं। अब ये जो प्लेसेंटा होती है इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपको ध्यान रखने। सबसे पहली अगर अपन ये बात करते हैं कि ये क्या करता है, एक्ट एज बैरियर। ठीक है ना, एक बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, अब इस फोटो को देखो यहां पे, तो जो मान लो यहां पे कुछ अपने पास में मदर के अंदर मान लो कि ये सब्सटेंस है, ये बच्चे के अंदर ये पार्ट है, और आपने एक देखा होगा प्लेसेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। वो हमने यहाँ पे बनाई नहीं, लेकिन आपको ये चीज के बारे में पता है। तो अगर मान लो कि हम ये बोलते हैं बैरियर की तरह, क्यों, अगर मान लो मदर को कोई इन्फेक्शन है, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई बीमारी है, तो उस बीमारी को ये प्लेसेंटा क्या करती है, बच्चे के अंदर जाने से रोकती है। तो अगर रुकावट है, रुकावट के लिए हम क्या बोलते हैं, बैरियर। तो यहां पे क्या होता है, ये एक्ट एज करता है बैरियर की तरह। अब बीमारी की जब अपन बात करते हैं तो कुछ हमारे पास में क्या होती है, बीमारियां होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, डिप्थीरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स का नाम सुन रखा है आपने। तो ये बैरियर किसके लिए काम करता है, अगर बैरियर की अगर अपन बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में हम बात करें जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया। ये जो कुछ बीमारी जो होती है इनसे क्या करता है, ये इसके तरीके अपन क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है। एक बीमारी और होती है, जैसे एग्जांपल में लिख लो मिजल्स। ठीक है, तो कुछ बीमारियां जो होती है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकने का क्या करता है, काम करता है, बच्चे के अंदर जाने से, यानी फीटस के अंदर जाने से उसको क्या करता है, रोकता है। दूसरी चीज अगर अपन ये बात करें तो ये एक तरीके का अल्ट्रा फिल्ट्रेट की तरह काम करता है, एक्ट एज अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेट, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि अगर अपन ये बात करें कि किडनी का काम भी अपन ये बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है, उसमें अपन यूरिन फॉर्मेशन जब पढ़ते हैं तो 3 स्टेप पढ़ते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ते हैं, रीएब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो ये जो अपने पास में क्या होता है, ये भी अल्ट्रा फिल्ट्रेट यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या करता है, ये काम करता है। तो यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा जो होती है एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का काम करती है। अब इसका मतलब क्या चीज है, जैसे कि अगर अपन ये बात करें कि कुछ हमारे पास में ये क्या करता है, सॉल्युबल एंड जो अपने पास में सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है ना, उनको जो आगे बच्चे के पास में भेजने का काम करता है। साथ में न्यूट्रिशन का क्या करता है, न्यूट्रिशन का ट्रांसफर करता है। हॉर्मोन्स का भी क्या करता है, कुछ हॉर्मोन्स के लिए भी अपन ये बात करते हैं, एक तरीके से ट्रांसफर करने का काम करता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ में आया। नेक्स्ट अगर अपन ये बात करते हैं कि ये जो अपने पास में प्लेसेंटा होती है ये एक तरीके की टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है कि जो प्लेसेंटा, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। अब ये सवाल जो होता है दो जगह पूछा जाता है।
एक जब अपन वहां पे पढ़ते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपके लास्ट पेज पे कुछ ऐसे लिख रखे जैसे जीआईटी ट्रैक्ट बोल रखे, उसमें से कुछ हार्मोन निकलते हैं। तो उसमें एक और जगह लिख रखी कॉर्पस लुटियम भी एक तरीके से अपन बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की तरह, एंडोक्राइन क्योंकि हार्मोन रिलीज करता है, और ये टेम्परेरी एंडोक्राइन की तरह कौन काम करता है, प्लेसेंटा। कैसे, जब हम ये बोलते हैं कि पूरी तरीके से प्लेसेंटा मतलब अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उस समय पे क्या बनती है, प्लेसेंटा बनती है। और प्लेसेंटा किससे बनती है, हमने पढ़ रखा है कि बाहर की तरफ एक ट्रोफोब्लास्ट होती है, उस ट्रोफोब्लास्ट से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई क्या करता है, जो मैटरनल टिश्यू जो होता है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके साथ में क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने के बाद में एक तरीके का अपन ये बोलते हैं, एक तरीके का एक यूनिट का फॉर्मेशन करता है जो मदर और फीटस के बीच की होती है। तो यहां पे अपन ये बात करते हैं, और ये प्लेसेंटा क्या करती है, कुछ हार्मोन का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। इतनी बात समझ में। तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सवाल ये आता है कि अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इससे हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, तो उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, अगर अपन ये बात करें इसमें से प्लेसेंटा से हॉर्मोन्स की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको हार्मोन को समझो। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ कि ओवेरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था RIPE, आर से रिलैक्सिन, आई से इनिबिन, पी से प्रोजेस्टेरोन, ई से ईस्ट्रोजन, ये चीज होता है। वैसे ही इसमें से भी क्या होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली हम ये बोलते हैं कौन से समय पे रिलीज होते हैं, प्रेगनेंसी के समय पे ही रिलीज होते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है इसके अंदर वो आता है HCG। ठीक है, HCG की फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। हमने ये पहले भी पढ़ा है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसके जो रिसेप्टर होते हैं सेम काम करते हैं किसकी तरह, LH की तरह। अब मेरे को एक चीज सवाल ये बताओ कि जो अपने पास में कॉर्पस लुटियम होता है जिंदा कितने दिन तक रहता है, 9 दिन तक। उसको बचा के रखने का काम कौन करता है, LH। हमने बोला था कि कॉर्पस लुटियम को बचाने का काम कौन करेगा, LH। लेकिन कुछ समय बाद में जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो LH का लेवल और FSH का लेवल क्या हो जाता है, कम। अब LH कम हो गया तो कॉर्पस लुटियम को बचा के रखने का काम करेगा कौन, ये HCG। समझ में आ गया। तो HCG जो होता है उसके काम क्या होता है, LH की तरह, बिल्कुल LH की तरह उसके रिसेप्टर होते हैं, तो सेम काम जो LH कर रहा था वही काम कौन करेगा, कॉर्पस जो अपने पास में HCG करेगा। तो इसलिए इसको अपन ये बोलते हैं, ये क्या करता है, रेस्क्यू कर लेता है। जो कॉर्पस लुटियम मरने वाला था, जो नष्ट होने वाला था, डीजनरेट होने वाला था, उसको क्या कर लिया उसने, रेस्क्यू कर लिया, क्योंकि 9 दिन तक वो जिंदा रहेगा। और हमने ये क्या बोला कि प्लेसेंटा जो होती है जब तक पूरा इंप्लांटेशन अपन ये बोलते हैं कितने दिन तक हो जाता है, 12वें दिन पूरा इंप्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद में वो जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि वहां पे अपन कुछ, आप आगे जाकर पढ़ते हो तो ऐसे ग्लूब लाइक स्ट्रक्चर अपन बनता है, कैविटी की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बच्चा डेवलप होता है। तो उससे अपन बोलते हैं प्लेसेंटा बन चुकी होती है। लेकिन कंप्लीट प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करीब करीब बोलते हैं कि 18 वीक के आसपास में हो जाता है। 18 वीक के बाद में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से प्लेसेंटा बन जाती है। लेकिन 18 वीक से पहले पहले तो कॉर्पस लुटियम को प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन खास करके, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। तो उसके लिए अपने पास में उस कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, HCG करेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका काम क्या होता है, ये रेस्क्यू कर लेता है, रेस्क्यू द कॉर्पस ल्यूटियम। रीजन समझ में आया इसका, ठीक है। कैसे कर लेता है रेस्क्यू, क्योंकि मैं यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज जो HCG जो होता है उसके रिसेप्टर जो होते हैं सेम होते हैं LH की, रिसेप्टर सेम एज LH, ठीक है, सेम एज LH की तरह होते हैं। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही हम ये बोलते हैं कि अपने पास में प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहला जो हार्मोन रिलीज होने वाला होता है वो होता है HCG। क्यों, क्योंकि कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करना है, तो रिलीज भी सबसे पहले यही होगा। कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने के लिए ये रिलीज हुआ, लेकिन ये इसकी अमाउंट क्या होती है, हम ये बोलते हैं बहुत ज्यादा रिलीज होता है। अब कोई भी हार्मोन अगर बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो उसकी अनवांटेड जो अमाउंट होती है उसको कहां पे भेज दिया जाता है, यूरिन के अंदर, क्योंकि उतना हार्मोन नहीं चाहिए, कि जितना चाहिए था उतना कंसंट्रेशन रखा, बाकी हमने क्या करा, उसको यूरिन के अंदर पास आउट कर दी। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यूरिन के अंदर ये हार्मोन आता है HCG,
तो प्रेगनेंसी किट के अंदर क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। हम ये बोलते हैं वहां पे ये एचसीजी को डिटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, हमारे पास में एंटीजेंस होते हैं जो कि इस हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही यूरिन की ड्रॉप उस जो अपन प्रेगनेंसी किट पे डालते हैं, तो उसमें अगर एचसीजी का लेवल है तो वो वहां पे क्या दिखा देगा, आपको एक मार्किंग दिखा देगा, जिससे हमारे को पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो अपन ये बोलते हैं दूसरा काम क्या हो गया इसका, डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं एक ही पॉइंट में लिख दे रहा हूं यहां पे कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास में ये काम आता है। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा जो हार्मोन है वो है रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन जो है वो हमने वहां पे भी पढ़ा था। अगर अपन ये बात करें, ओवरी से भी और प्लेसेंटा से भी निकलता है। ठीक है, रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन का काम वही है, जैसे कि अगर अपन बात करें तो इसका काम क्या होता है, ये क्या कर देता है, अपने कुल मिलाकर के जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर ये कुल मिलाकर के हमें बोलते हैं पार्चुरेशन के समय पे जो अपने पास में वेजाइनल कैनाल और जो अपने पास में बर्थ कैनाल होता है उसका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, यानी उसके आसपास के स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना जरूरी। अब वो कैनाल तो क्या है, बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके आसपास के स्ट्रक्चर क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर। उसको फ्लेक्स कर दिया तो वो जब कैनाल खुलेगी, क्योंकि उसका सर जब पहली बार आएगा, सर आएगा, पैर आएगा, जो भी आएगा, तो ज्यादातर क्या आता है, पहले हेड आता है। हेड जैसे पहली बार आएगा तो कैनाल खुलेगी, लेकिन उसके आसपास के स्ट्रक्चर अगर रिलैक्स नहीं हो तो कैनाल पूरी तरह खुल नहीं पाएगी, और फिर डिलीवरी ऑफ फीटस के अंदर अपन ने बोलते पार्चुरेशन में दिक्कत होती। इसलिए ये रिलैक्सन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो हम ये बोलते हैं कि ये क्या करता है, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस की क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ में ये क्या करता है, यूट्रस यूट्राइन सर्विस जो होती है उसको क्या करता है, डायलेशन में भी क्या करता है, काम में आता है। ठीक है ना? तो हम ये बोलते हैं ड्यूरिंग लेबर। लेबर समझते हो क्या होता है, जब बच्चा बाहर आने लगता है तो लेबर पेन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर ये क्या करता है, जो अपने डायलेशन करता है, डायलेशन ऑफ यूट्राइन सर्विक्स। सर्विक्स का क्या कर देता है, ये हमारे पास में डायलेशन करने का काम करता है। बात क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, तीसरा जो हार्मोन है वो है इसके अंदर HPL। ठीक है, ये हार्मोन के नाम ध्यान रखना, या फिर HCS भी बोलते हैं इसको अपन, दो नाम होते हैं इसके, एक होता है HPL और एक होता है HCS। अब HPL की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और जो HCG जो होता है उसको अपन एक और नाम होता है, उसका होता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन। क्या बोलते हैं, सोमेटो मेमोट्रोफिन भी अपन बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक यूनिक सोमेटो मेमो ट्रॉफ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो HPL और उस जिसी को अपन एक और नाम से भी जान सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, HCS भी अपन बोलते हैं। अब इस मेमोट्रोफिक हार्मोन या फिर HPL लैक्टोजन हार्मोन का काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करना। क्योंकि जब पार्चुरेशन होगा, मतलब अपन ये कुल मिलाकर के अपन बोलते हैं जब प्रेगनेंसी होगी, तो उस समय पे अपन बच्चे के लिए मेमोरी ग्लैंड को भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका सीक्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड करता है, मेमोरी ग्लैंड पे। क्योंकि पहले तो बच्चा कुछ खाता नहीं, शुरुआती कुछ समय के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, मदर मिल्क पे डिपेंड। इफ अगर मदर ही मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो उसके अंदर तो अपन ये बोलते हैं उसको डिजीज के चांसेस हो सकते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती। तो इसको प्रिवेंट करने का या फिर अपन ये बोलते हैं उसको हेल्प करने का काम कौन करता है, ये HCS या फिर HPL करता है। तो इसके अंदर फंक्शन लिख लो, ये क्या करता है, प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है किसके लिए, इनिशियल लैक्टेशन के लिए, इनिशियल जो अपन बोलते हैं मिल्क लैक्टेशन के लिए।
ठीक है ना, ग्लैंड प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड फॉर इनिशियल मिल्क लैक्टेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और दूसरी चीज अगर अपन ये बात करें, इसका एक और काम होता है, ये क्या करता है, मदर के अंदर फैटी एसिड को क्या करता है, स्टोर करने लग जाता है। ठीक है ना, ग्लूकोज की जगह पे फैटी एसिड को प्रायोरिटी देता है। क्योंकि अगर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराना है, मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ेंगे तो ज्यादातर क्या होता है, इसके अंदर फैट होता है। तो फैट का स्टोरेज भी क्या हो जाता है, वहां पे इंक्रीज हो जाता है। तो इसके अंदर दूसरा फंक्शन भी लिख लो। ठीक है ना, मदर के अंदर ये क्या करता है, मदर्स जो होता है फैटी एसिड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फैटी एसिड यूज रेदर देन ग्लूकोज। ग्लूकोज को छोड़ करके उस समय पे क्या हो जाता है, जो एनर्जी का जो सोर्स होता है या फिर एनर्जी अपने बॉडी क्या करती, कलेक्ट करती है। तो आपने देखा होगा जिस समय पे प्रेगनेंसी होती है उस समय पे मदर जो होती है फैटी हो जाती है, यानी उसके बॉडी के अंदर फैट बहुत इकट्ठा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज से उसको पूरी प्रॉपर एनर्जी, उसको समझ में आ जाता है कि हमको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी चाहिए, तो इस कारण से वो फैट को इकट्ठा करती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, ये इसके अंदर होता है। एक और हार्मोन है, पहले इसको लिख लो पूरी अच्छी तरीके से, फिर आगे चलते हैं अपने। चलें आगे, चलो एक और इसके अंदर जो हार्मोन है उसको देखो। नेक्स्ट जो इसके अंदर हार्मोन आता है जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा से ही है, ये भी बहुत है, CRF। अब ये CRF क्या चीज होती है उसको समझो। जैसे कि हमारे पास में एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं ACTH। याद है ACTH कहां पे होता है? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं ACTH, जैसे कि एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो RF होता है। ठीक है ना, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाता है कॉर्टिसोल को। और कॉर्टिसोल को रिलीज करवाने के बाद में हम ये बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है ना, उनको रिलीज कराता है। इस हार्मोन की वजह से होता क्या है कि जो टाइम होता है बर्थ का, जो टाइम डिसाइड अपन करता है, यानी जब आपने सुना होगा कि डॉक्टर क्या करता है कि वो आपको एक डेट देता है, यानी फीमेल को एक डेट देता है कि इस दिन से इस दिन तक वो, यानी कॉर्टिसोल का लेवल, यानी देखता है बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन का लेवल किस किस समय इंक्रीज। तो इस हार्मोन से क्या होता है, पार्चुरेशन का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, CRH भी अपन बोलते हैं। ठीक है, इसको रिलीज करवाने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन होता है, अगर अपन ये बात करें ACTH RF। ये RF का मतलब होता है रिलीजिंग फैक्टर, ACTH का मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये जो है हमारे पास में जो हार्मोन है, इसकी अगर अपन बात करें, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, डिसाइड टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो टाइम ऑफ पार्चुरेशन है, वो टाइम ऑफ बर्थ जो है वो कौन डिसाइड करता है, CRF डिसाइड करता है हमारे पास में। ठीक है, लिख, इसकी फुल फॉर्म लिखो क्या, लिख लो, इसकी फुल फॉर्म लिखो पहले तो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिखो, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन बोल दो या फिर फैक्टर बोल दो। ठीक है, क्लियर, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कौन सा हो गया, एडिनो कॉर्टिको ट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये जो है हाइपोथैलेमस से निकला, किसके पास में गया जाएगा, अपने पास में एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से रिलीज हो जाएगा हमारे पास में CRH, और ये जाकर के क्या करेगा, एक तो टाइम डिसाइड करेगा, टाइम ऑफ पार्चुरेशन, और दूसरा अगर अपन ये बात करें, इसका दूसरा काम क्या होता है, ये क्या करता है, इंक्रीजेस लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि पूरा का पूरा जो पार्चुरेशन का मैकेनिज्म है वो स्टार्टिंग इसी से ही होता है।
आगे समझ में चले। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसके बारे में ध्यान रखना। अभी हमने क्या बोला कि जो प्लेसेंटा जो है उससे वो बैरियर की तरह काम करता है, यानी कुछ वायरसेस को, मतलब मोस्ट ऑफ वायरसेस को, एंटीबॉडी को आने से रोकेगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो प्लेसेंट मदर का ब्लड है और फीटस का ब्लड है, जैसे ये मान लो प्लेसेंटा है, ऐसे बात समझ में, इसी तरीके से मान लो ये जो इस तरफ वाला पोर्शन है इसको मान लो एम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये वाला जो मान लो पूरा का पूरा मैटरनल पार्ट है। अब क्या होता है कि इसके बीच में क्लोज एसोसिएशन तो होता है, लेकिन हम ये बोलते हैं बीच के अंदर क्या होता है, अगर अपन ये बात करें इसका ब्लड और इसका ब्लड, मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मदर के ब्लड से जो काम काम की चीजें होती है वो फिल्टर होकर करके बच्चे के पास में जाती है, यानी जो जरूरत है वही चीज आएगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, मदर की प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चले जाते हैं, और कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं। जैसे कुछ वायरस की अगर अपन बात करें तो मैं यहां पे बता देता हूं, ठीक है, नोट लगा करके लिख लेना। वायरस का नाम है, जैसे कि अगर अपन बात करें जो कि मदर्स के अंदर प्रेजेंट है, मदर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो है रुबेला वायरस, ठीक है, रुबेला वायरस है। ये क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, पहली चीज ये। दूसरी चीज अगर अपन बात करते हैं और क्या क्रॉस कर जाती है, कुछ एंटीबॉडीज जो होती है, एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी की भी अगर अपन बात करें तो सबसे छोटी जो एंटीबॉडी होती है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये भी क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, क्रॉसेस द प्लेसेंटा, ठीक है। और वायरस के साथ साथ में अगर अपन बात करें, एक दवाई होती है जिसको अपन बोलते हैं थैलेडोमाइड बोलते हैं। अब थैलेडोमाइड है क्या चीज, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत। जब प्रेगनेंसी जिस समय पे होती है तो उस समय पे मदर को क्या होती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, यानी घबराहट बहुत होती है। तो वो क्या करती है कि घबराहट होगी तो किसको बोलेगी जाकर के, वो अपने पति को ही बोलेगी कि भाई जाकर के दवाई लेकर के, ठीक है ना। और बाहर जो दवाइयां जो मिलती है उसमें एक दवाई जो होती है थैलेडोमाइड दवाई होती है। अब जैसे ये थैलिडोमाइड, अगर मान लो कि उसको ये चीज की आदत लग जाती है, उसको नहीं पता कि थैलिडोमाइड क्या करता है, ये दवाई क्या करती है, ये दवाई भी क्या कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के जो हाथ और पैर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। तो ये वायरस जो होता है रुबेला वायरस, और वो थैलिडोमाइड ड्रग जो होती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और फीटल डेवलपमेंट के अंदर माल फंक्शनिंग कर देता है। माल फंक्शनिंग का मतलब डिफॉर्मिटीज पैदा कर देता है, यानी हाथ, मान लो कि हाथ के अंदर अंगुली नहीं है, ठीक है ना, हाथ के अंदर डबल अंगुली होगी या फिर कुछ भी चीज हो गया, अपन बोलते हैं हाथ ही नहीं है, पूरा का पूरा पंजा ही नहीं है, ठीक है ना। तो डिफॉर्मिटीज करने के लिए काम आती है। तो इस दवाई का नाम लिख लेना, थैलेडोमाइड, ठीक है। ये भी क्या कर जाता है, क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। और ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, कॉजेस माल फंक्शनिंग ऑफ फीटस, यानी कुल मिलाकर के माल फंक्शनिंग की अगर अपन बात करते हैं तो डिफॉर्मिटीज पैदा करते हैं, ठीक है भाई। डिफॉर्मिटीज का मतलब ये हो गया, मतलब हाथ नहीं बना, कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल क्या हो जाता है, यहां पे हम ये बात कर सकते हैं, एरर हो जाता है। तो अब कुछ ऐसे एजेंट जो अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपन एक कॉमन चीज बात करते हैं, ये तो हमने दो ही चीज बात करी, ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं बच्चे के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, फीटस के अंदर माल फंक्शनिंग पैदा करते हैं, उसको अपन बोलते हैं टेरेटोजेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको अपन, टेरेटोजेंस। तो वो जो एजेंट जो क्या कर रहे हैं माल फंक्शनिंग, इनमें हमने दो ही एजेंट लिखे, ये और ये, ऐसे बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं। हमारे को जो चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो ड्रग का नाम ध्यान रखना, और एक आप ध्यान रखना इसके अंदर जो थैलिडोमाइड ड्रग जो है, ठीक है, ये थैलिडोमाइड जो ड्रग जो है, ठीक है, इसका नाम और बेला वायरस का नाम आप ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या करते हैं, माल फंक्शनिंग, और ऐसे एजेंट जो माल फंक्शनिंग करते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, टेरेटोजन बोलते हैं। चले आगे अपन, चले। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। अब ऐसे हार्मोन सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे प्लेसेंटा से निकलने वाले ऐसे हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय पे निकलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर अपन ये बात करें, एक हो गया अपने पास में HCG, एक हो गया HPL, और एक हो गया रिलैक्सन। ये जो हार्मोन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं, ओनली रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, अब कुछ हार्मोन और होते हैं, जैसे कि अदर हार्मोन की अगर अपन बात करें जिस जो प्रेगनेंसी के समय पे इंक्रीज होते हैं, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, अदर हार्मोन इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होते हैं। जैसे नाम की अगर अपन बात करें, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल के साथ साथ में थायरोक्सिन। ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ये भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर इसके अपन फंक्शन की अगर अपन बात करें, तो ये कुल मिलाकर के ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, ये मेंटेनेंस ऑफ क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर काम में आते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फीटल ग्रोथ और मेटाबॉलिक चेंज को भी क्या करते हैं, अपने रेगुलेट करते हैं। तो ये और क्या करते हैं, साथ ही साथ में फीटल ग्रोथ में काम आते हैं और मेटाबॉलिक चेंजेस को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करने का, या फिर मेटाबॉलिक चेंज के अंदर भी क्या करते हैं, ये कुछ ना कुछ अपने चेंज लेकर के आते हैं। और मेटाबॉलिक चेंज किस में लेकर के आएंगे, ये चीज ध्यान रखना, इन मदर। फीटस के अंदर मेटाबॉलिक चेंज नहीं लाएंगे, ये मदर के अंदर क्या करते हैं, मेटाबॉलिक चेंज लेकर के आते हैं। लिख लिया भाई सबने, आपने? ठीक है, अब एक चीज और होती है, जैसे कि प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा डायरेक्टली तो बच्चे से कनेक्टेड नहीं है। प्लेसेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हेल्प करता है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के अंदर। गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा, जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराएगा, जो अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो अगर अपन ये बात करते हैं कि जो प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा से हम ये बोलते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अपन बोलते हैं ओरिजिनेट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ आ गया, में हेल्प करता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये सब जो चीजें होती हैं, ये अपने पास में होती। अब जो प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है, कुल मिलाकर के कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू इंटीग्रेट कर करके ही क्या करते हैं, अपने फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें प्लेसेंटा के लिए एक लाइन लिख रखी है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किसने किया, कोरियोनिक विलाई ने। यूट्राइन टिश्यू जब इंटीग्रेट करते हैं तो मदर और फीटस के बीच में एक तरीके का फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बना देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसको अपन ने अलग अलग पॉइंट से लिख भी लिया। तो चाहे तो एक नोट लगा करके पॉइंट लिख भी लो जो एनसीईआरटी में लिख रखा है, इसमें लिख लो, लिख लेता हूं मैं कि द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड ईच अदर, इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे से, ईच अदर एंड join to form structural and functional unit, structural and functional unit, ठीक है, between developing
एम्ब्रियो एंड मदर, ठीक है ना। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर के बीच में क्या बना लेते हैं, एक तरीके का अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिटी, और इसी को अपन बोलते हैं कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ये लाइन आपको जब आप डिटेल पढ़ लेते हो तो सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। बनाया किसने, कोरियोनिक विलाई ने। किसके साथ में बनाया, यूट्राइन टिश्यू के साथ में, और इंटीग्रेट होकर के ज्वाइन होकर के इसने एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाई, जो कि मदर और फीटस के बीच में मेन कनेक्शन है। अगर प्लेसेंटा नहीं है तो बच्चा नहीं है। अब एक चीज आपको, खास चीज आपको बताता हूं, प्लेसेंटा का होना मेमल के लिए सबसे बड़ा फीचर है। अगर प्लेसेंटा नहीं होती, नहीं बनती, तो मैमल्स कभी आते ही नहीं। यानी मैमल्स के लिए सबसे बड़ा फीचर क्या है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बेसिकली ऐसा क्या करती है, इवोल्यूशनरी फीचर कहलाता है, ठीक है ना। तो मैं ये पॉइंट वैसे कहीं है नहीं, तो मैं आपको लिखा देता हूं, सवाल आए तो ध्यान रखना कि प्लेसेंटा का जो अपन ये बोलते हैं कि प्लेसेंटा का होना, ठीक है, प्लेसेंटा का डेवलप होना, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट जो है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर है। जब अपन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे भी अपन पढ़ते हैं, देखो 3 तरीके के एनिमल होते हैं, प्रोथीरियन, मेटाथीरियन और यूथीरियन। तो हर किसी एनिमल का एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अर्थ के ऊपर आए प्रोथीरियन, उसके बाद में उससे डेवलप हुए मेटाथीरियन, और मेटाथीरियन के बाद में डेवलप हुए यूथीरियन, क्योंकि दोनों साथ साथ में डेवलप हुए। लेकिन अगर अपन ये बात करते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा जो राज किया है, जो अगर अपन बात करते हैं प्रोथीरियन और मेटाथीरियन, यूथीरियन ने भी किया है। यूथीरियन अभी के समय पे डोमिनेंट। अब यूथीरियन में भी अलग अलग होते हैं, जैसे प्लेसेंटल होते हैं, ठीक है, मार्सुपियल्स अपन बात करते हैं। इकोलॉजी जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे अपन मार्सुपियल्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे कंगारू का आपने देख रखा हो, कंगारू के पास में पाउच होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे ही अपन कुछ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट ऐसे क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से इवोल्यूशनरी फीचर है, तो इसको पहले सुनो, उसके बाद में लिख लेना। सबसे पहली चीज कि प्लेसेंटा क्या करता है कि उस फीटस की सर्वाइबिलिटी को बढ़ा देता है। पहली चीज तो ये कि अगर मान लो कि आप ये देखो, दूसरे जानवर से कंपेयर करके देखते हैं, जो जानवर अंडे देते हैं या फिर बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है बॉडी से बाहर की तरफ होता है, उनकी सर्वाइवल रेट क्या होती है, कम। लेकिन जो बच्चा प्लेसेंटा से डेवलप हो रहा है उसकी सर्वाइवल रेट क्या होती है, ज्यादा। उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, उसको टेम्परेचर रेगुलेशन प्रॉपर से मिलता है, तो उसका डेवलपमेंट के अंदर अपन ये बोलते हैं कि उसका डेवलपमेंट होना निश्चित है। अगर अपन बात कोई 99% निश्चित है, अपन बोलते हैं डेवलपमेंट होता है। तो प्लेसेंटा क्या करती है, हर वो इंपॉर्टेंट चीज दे रही है बच्चे को कि ताकि वो सरवाइव कर सके और अपनी जनरेशन को बढ़ा सके। और इवोल्यूशन में क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब ही हो रहा है कि डेवलपमेंट होना, सस्टेन डेवलपमेंट होना। सस्टेन डेवलपमेंट के साथ साथ में एक अपन ये बोलते हैं एक बेटर और एक न्यू स्पीसीज जो हो वो इस अर्थ पे आए और सर्वाइवल रेट उसकी ज्यादा हो। तो प्लेसेंटा के अंदर बच्चा 9 महीने तक या फिर जिसका भी गेस्टेशन जितना है, यानी अगर ह्यूमन की बात करें तो उसका 9 मंथ का गेस्टेशन है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, हर चीज मिलता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कितनी सारी चीजें प्लेसेंटा बचाती, वायरसेस से बचा रही है, एंटीबॉडी से बचा रही है, बहुत सारी चीजें, दवाइयों से बचा रही है, एक्सटर्नल स्ट्रेस से बचा रही है। तो बच्चे को स्ट्रेस बहुत कम होता है, ये चीज देखी होगी। इसलिए ये क्या है, एक तरीके का इंपॉर्टेंट फीचर है। लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है, सर्वाइबिलिटी इंक्रीज होती है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बचाया जाता है, और न्यूट्रिशन के लिए भी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता। तभी तो हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि हमारा जो शुरुआत से लेकर के अभी तक का जो डेवलपमेंट है वो सब कुछ अगर डिपेंड करता है मदर पे डिपेंड है। यानी शुरुआती जो डेवलपमेंट होता है, यानी हमारा इनिशियल ईयर के अंदर डेवलपमेंट किसके द्वारा हुआ है, पहले प्लेसेंटल डेवलपमेंट हुआ, फिर मैटरनल डेवलपमेंट हुआ, यानी मदर पे डिपेंडेंट है, मैटरनल टिश्यू पे। उसने जो जो चीजें खाई उसका बेटर पार्ट जो था वो हमारे को मिल्क से मिला, एंटीबॉडी मिली जो हमारे को बाहर के एनवायरनमेंट से यानी लड़ने से मत। उसके बाद में जो हमारे पास में केयर और मैनेजमेंट जो होता है, मैटरनल केयर और मैनेजमेंट जो होता है वो मिलता है। तो ये सब की वजह से क्या होता है, आज के समय पे अपन सबसे ज्यादा डेवलप है, और प्लेसेंटा का होना इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्लेसेंटा बन चुकी है। अब प्लेसेंटा बन चुकी है, प्लेसेंटा बनने के साथ साथ में क्या होगा, अब गेस्टेशन पीरियड चालू होगा। इसको लिखो, फिर अपन गेस्टेशन पीरियड की भी बात करते हैं। चलो गेस्टेशन पीरियड या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो अपन एक काम करेंगे, अगली क्लास में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको पार्चुरेशन में पढ़ा दूंगा, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड अपन उतना ही, मतलब जो डेवलपमेंट उतना ही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है कि पहले मंथ में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होता है, फिफ्थ मंथ में क्या होता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर तक क्या क्या होता है, हेयर्स कब डेवलप हो जाते हैं, आई लैशेस कब डेवलप हो जाते हैं, ये सब चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे पार्चुरेशन। तो कल मैं ये पार्चुरेशन और ये बता दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, फिर अपन मेमोरी ग्लैंड कर करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलो।